या बच्चा ग्रो करा जा रहा है सिर्फ एज के मामले में, लेकिन अपनी एक्टिविटीज वहीं पे स्टॉप है। वो सोचते हैं कि कितना ही ठीक होगा और वाकई में बच्चों की लाइफ बेकार होती है। इन सब कारणों से ये बच्चों की दिमाग का जो स्तर है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता। इसमें मदर का कोई नेगेटिव रोल नहीं है या कोई उनके ऊपर कोई हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं। बच्चों को यदि कुछ तकलीफ होती है तो किस उम्र से फिजियोथेरेपी के पास? देखिए, जब तकलीफ हो गई है तो उसमें उम्र नहीं देखी जाती है ना। बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो कंडीशंस बहुत सारी वेरी करती हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कंजेनाइटल यानी कि बाय बर्थ होती हैं, सीपी है, ऑटिज्म है, इनको हम स्पेशल बच्चों की कैटेगरी में रखते हैं। वो बच्चे जो खुद से उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, अपनी गर्दन नहीं संभाल पा रहे हैं, अपना बैलेंस नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने रोजमर्रा के काम के लिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंड है, या जिनकी ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं रुकी हुई है या स्लो है, तो वो एक सेक्शन अलग है। दूसरा, अगर हम बात करें कुछ बच्चे जो नॉर्मली चल फिर रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, लेकिन कंडीशंस जैसे उनको फ्लैट फीट है ना, या बच्चे चोटिल हो गए हैं तो फ्रैक्चर हो गया है, उन सब केसेस में, सभी केसेस में आई थिंक पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी का उपयोग होता है। डेवलपमेंट डिले होता है तो ये कैसे आइडेंटिफाई करें? देखिए, क्या होता है कि बच्चों की ग्रोथ का पैटर्न होता है। जैसे नॉर्मली जो बच्चे हैं वो लगभग 3 से 4 महीने में अपनी गर्दन संभालना स्टार्ट कर देते हैं, लगभग 6-7 महीने में करवट बदलना स्टार्ट कर देते हैं, 8-10 महीने में बैठना और साल भर में चलना दौड़ना शुरू कर देते हैं। अगर ये पैटर्न स्लो है या बच्चा ग्रो करा जा रहा है सिर्फ एज के मामले में, लेकिन अपनी एक्टिविटीज वहीं पे स्टॉप है, तो हम समझ सकते हैं कि बच्चे में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। उनके जो माइलस्टोन उनको जिस मंथ में अचीव करने थे वो नहीं कर पाए, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिलेड माइलस्टोन। यानी कि जो टारगेट फिक्स्ड होता है कि इस महीने में बच्चे को ये कर लेना चाहिए, 1-2 महीने में बच्चा अपनी माँ को पहचानने लगता है, आई कांटेक्ट बनाने लगता है, लेकिन ये सब चीजें अगर डिले है तो बच्चा कहीं ना कहीं एबनॉर्मल है। तो इन सब फैक्टर से हम आइडेंटिफाई करते हैं। मैम, जो ऑटिज्म है, सेरेब्रल प्लासी है, तो ये होता क्यों है? इस तरह के बच्चे जन्म क्यों लेते हैं? रिएक्टिव क्यों नहीं हो पाते बच्चे? देखिए, आजकल तो इतने अच्छे एडवांस टेक्नोलॉजी आ गए हैं कि प्रेगनेंसी के समय ही सारी स्क्रीनिंग हो जाती है कि बच्चा नॉर्मल है या नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है डिलीवरी के समय। आपने सुना होगा कि बोलते हैं ना कि बच्चा रोया नहीं है या लेट रोया है या मशीन में रख दिया है। तो एग्जैक्टली अगर हम बात करें कि रीजन बिहाइंड कि इन बच्चों के पीछे क्या रीजन है जो ये हुआ है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो एक हेल्थी प्रेगनेंसी हर कोई अडॉप्ट करता है आज के समय पे। अगर कोई फीमेल है जो कि स्मोकिंग या ड्रिंक करती भी है तो एट द टाइम वो खुद भी अवेयर रहती है कि उनको ये सब चीजें नहीं करनी है, लेकिन कुछ प्रीवियस हिस्ट्री जैसे कि एमटीपी किट्स वगैरह यूज करना, प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए कुछ प्रीवियस हिस्ट्री रहती है, तो ये हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, जब बच्चा डिलीवर्ड होता है, पैदा होता है, तो उस समय पे उनकी ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर नहीं होना, या बच्चों को जॉइंटिस या पीलापन आ जाता है वो होना, तो इन सब कारणों से ये बच्चों के दिमाग का जो स्तर है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता। ये जो बीमारी है सर, ये बच्चे की पेट में नहीं पनप रही है ना, ये पैदा होने के बाद का ही 1 मिनट का एक स्कोर होता है, इसको हम बोलते हैं अपगार, APGAR। अपगार मतलब होता है, ए मतलब अपीयरेंस, बच्चा पीला है, नीला है या येलो है। पीला मतलब पिंक मतलब हेल्दी बेबी, नीला मतलब कहीं ऑक्सीजन की कमी है, पीला मतलब खून की कमी है। पी मतलब होता है पल्स, बच्चे की पल्स नॉर्मल है या नहीं। जी मतलब होता है ग्रिमेट्स, एक रिफ्लेक्स चेक करते हैं हम कि हमने बच्चे की उंगली पकड़ी, उसने पकड़ी या नहीं पकड़ी। तो विद इन अ मिनट हम एक स्केल को भरते हैं, अपगार स्केल को, और उसमें उनकी सारी एक्टिविटीज को मेजर किया जाता है कि बच्चा रोया,
पिंक हुआ, नॉर्मल है, क्राइंग है, पल्स है, वो सब कैसा है। इस बेसिस पे हम प्लान करते हैं कि बच्चा नॉर्मल है या कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। तो इसमें मदर का कोई नेगेटिव रोल नहीं है या कोई उनके ऊपर कोई हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि मदर की वजह से ये बच्चा ऐसा हो। ये उनका खुद का ही एक रोल है कि ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाई, इस वजह से उनका ब्रेन डेवलप। मैम, इस तरह के बच्चों को फिजियोथेरेपी की मदद से ठीक करना कितना समय लग सकता है? देखिए, अगेन ये वही क्वेश्चन है जैसे लकवे का क्वेश्चन था, है ना। डिपेंड करता है कि बच्चे की सीवियरिटी कितनी है। कुछ बच्चों में सीपी या स्पास्टिक हो सकती है, कुछ बच्चों में फ्लैटसिड हो सकती है, मतलब मसल टोन बहुत टाइट होती है या ढीली होती है। डिपेंड करता है अर्ली फिजियोथेरेपी कितने स्टार्ट हुई है। कुछ पेरेंट्स को तो पता ही नहीं होता है कि उनके बच्चे स्पेशल है ना। तो अर्ली इंटरवेंशन या अर्ली फिजियोथेरेपी इज इक्वल टू बेटर रिकवरी। जितनी जल्दी फिजियोथेरेपी की शुरुआत होगी उतनी जल्दी बेटर रिकवरी है। अप टू सम केसेस हम पेशेंट्स को इतना इंडिपेंडेंट बना देते हैं कि वो अपनी चीजें खुद से कर पाए, लेकिन फुल्ली रिकवर्ड हो पाना लगभग ना के बराबर होता है। लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट ये मेक श्योर करते हैं कि बच्चे इतने रिकवर हो जाते हैं कि वो अपने रोजमर्रा के काम, उठना, बैठना, खाना खाना, वॉशरूम की एक्टिविटीज करना, ये सारे वो खुद से करते हैं। तो पेरेंट्स के ऊपर वो बच्चे बोझ ना बन के रह पाए, ये फिजियोथेरेपी ही बस कर सकती है। अदरवाइज एक हमारे इंडिया में जो कल्चर है भीख मांगने का, है ना, बच्चे नहीं ठीक होते हैं तो उनको आश्रमों में छोड़ दिया जाता है या इन्हीं बच्चों के सहारे गरीबी को बढ़ावा दिया जाता है। आई थिंक ये सब चीजें स्टॉप करनी चाहिए। फिजियोथेरेपी से बच्चों की लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे गरीबी की बात है, तो जैसे हमारे देश के बहुत सारे लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उतना स्ट्रॉन्ग वो फाइनेंशियली भी नहीं है, तो उन लोगों के लिए क्या कोई सरकार की स्कीम है फिजियोथेरेपी को लेकर, या जी बिल्कुल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट अपॉइंटेड है आजकल, क्या है? बिल्कुल। आज के टाइम पे हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं, अपने बच्चे को वहाँ पे दिखा सकते हैं। और सबसे मेजर रोल होता है माँ का। फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइज प्लान दे सकते हैं, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल समझा सकते हैं, लेकिन आप उनको कितने केयरफुली, कितने डेडिकेशन के साथ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है ना। तो आई थिंक हम बोल सकते हैं कि स्कीम्स भी हैं, निरामय कार्ड्स बनते हैं आजकल बच्चों की, जैसे आयुष्मान योजना होती है वैसे निरामय कार्ड होते हैं, जहाँ पे बच्चों को फिजियोथेरेपी के लिए अलग से चार्ज दिया जाता है ना। उनके लिए जो भी मोबिलिटी एड्स यानी कि व्हील चेयर हैं या क्रचेज हैं, उन सब की व्यवस्थाएं कराई जाती हैं। उनके लिए अगर कुछ डिवाइसेस जैसे स्पेशल बच्चों के लिए शूज बनते हैं, उनको डिफॉर्मिटी ना हो पाए उसके लिए कुछ अलग से एक डिजाइन की जाती हैं चीजें, वो सब भी गवर्नमेंट अवेलेबल कराती है। निरामय योजना है जी, इस कार्ड के तहत प्राइवेट अस्पताल में या फिजियोथेरेपी सेंटर पे इलाज हो सकता है? नहीं, हाँ, मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर किसी भी कार्ड या योजना के तहत उनको कुछ रुपयों का लाभ मिलता है तो पेरेंट्स चाहें तो बच्चों के इलाज करा सकते हैं और वो जो अमाउंट आता है उसका सदुपयोग कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम केसेस में पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि कितना ही ठीक होगा और वाकई में बच्चों की लाइफ बेकार होती है। लेकिन फिर भी अब पहले से काफी बेहतर होती जा रही है चीजें, लोग अवेयर हो रहे हैं, सोचते हैं कि जब तक बच्चा छोटा है तो उसको गोदी में लेके घूम रहे हैं, लेकिन एक टाइम जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उनकी परवरिश करना बहुत मुश्किल है। तो मेरा समझाइश है, सुझाव है कि अगर ऐसे बच्चे हैं तो उनके लिए अर्ली फिजियोथेरेपी का जो मोटो है उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है।